चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच था। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इस वजह से उसके लिहाज से बड़ा मैच था, मगर पाकिस्तान यहां पर हार गई है और उसकी हार का कारण बहुत सारा है। उसको गिनाने के लिए हमारे साथ कुणाल है, हमारे साथ कुश हैं। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान जब टॉस करने के लिए उतरा तो पाकिस्तान ने टॉस जीता। जिस तरह की पिच बताई जा रही थी कि पिच में बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतर पिच हो सकती थी ये, मगर रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करी और वो जब शुरुआत हुई थी, न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की शुरुआत की, तब दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो गेंदबाज हैं वो बेहतर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बहुत हद तक रोकने की कोशिश भी की, मगर एक वक्त के बाद जाकर के न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की और अपने स्कोर को 320 तक ले जाने में उन्होंने सफलता हासिल की। अब इस चीज़ को, इस स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने कैसे बल्लेबाजी करी, कैसे चेस करने की कोशिश की, उनकी बल्लेबाजी में क्या खामी रही जिसकी वजह से वो हारे, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, कुणाल है, कुणाल आपसे ही शुरुआत करेंगे। क्या खामी लगी? सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस तरह से पिच का प्रेडिक्शन हुआ था, वहाब रियाज आए, उन्होंने पिच को देखा और कहा कि बल्लेबाजी के मुफीद है, मगर उसके बाद रिजवान आते हैं और वो कैप्टन है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम गेंदबाजी करेंगे। क्या कारण हो सकता था इसका? देखिए, पहला कारण तो ये था कि टॉस जीत के बॉलिंग करने का, कि रिजवान ने सोचा होगा कि हम बाद में बॉलिंग करेंगे, बाद में बैटिंग करेंगे तो मैदान पे ड्यू आएगा तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, जो हुआ नहीं इस बार कराची पे। और दूसरी बात ये रही कि फ़खर जमान इंजर्ड हो गए थे पारी की दूसरी ही गेंद पे, तो उस दौरान हुआ ये कि उनको ओपन करने नहीं दिया गया। वो ओपन नहीं कर सकते थे, कम से कम उनको 20-25 मिनट रेस्ट करना होता। वो समय पूरा करते, वो पेनल्टी का समय पूरा किया उन्होंने, उसके बाद वो ओपन करने आए, तब तक 2 धड़ाधड़ विकेट निकल चुके थे। इस कारण से 1 डाउन आना पड़ा रिजवान को भी। और बीच में बाबर आजम जो स्लो हुए, आप देखें कि उनकी पारी को आप एनालाइज करोगे तो वो कम से कम 50 गेंदे वो डॉट खेल के गए हैं। तो 321 के चेज में अगर आप 92 या 94 गेंद में आप 60-62 करोगे तो ये कभी भी कहीं से भी नहीं। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे बाबर आजम स्लो ज़रूर खेल रहे थे, मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि एक तरफ से हमने देखा कि विकेट गिरते चले जा रहे थे। और अगर आप कहें कि बाबर आजम स्लो खेल रहे थे, हाँ, उनकी बैटिंग, उनको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होना चाहिए था, मगर बाबर आजम अगर ये स्लो नहीं खेलते तो मुझे नहीं लगता कि 300 जो 260 तक इनका स्कोर पहुंचा है पाकिस्तान का, मुश्किल ही यहाँ तक पहुंच पाता। नहीं, देखिए, आप बात होती है अप्रोच की। अगर बाबर का अप्रोच सही रहता तो हो सकता कि जो बाद के बैटर्स आए थे, जैसे आप सलमान नागा को ले लीजिए या खुशदिल ने भी जैसे बल्लेबाजी, हो सकता है कि वो रिक्वायर्ड रन रेट वहां तक पहुंचता ही नहीं, कि आपको जो बाद के बैटर्स आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़े। तो बाबर के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो फ़खर के जगह पे आए थे ओपनिंग करने, खुशदिल की भी कुछ उस तरह की खास स्टार्ट नहीं रही थी। शौक शकील आए थे ओपनिंग करने, हाँ, शौक शकील, माफ करिएगा। रिजवान की भी बल्लेबाजी उसी तरह की रही। आप पावर प्ले में 321 के चेज में अगर आप पावर प्ले में 20-25 रन जोड़ते हो तो आप मुकाबला आधा लगभग आप वही हार चुके हो। अब रही बात पाकिस्तान के 260 तक पहुंचने की, तो इसमें एक और कारण हो सकता है कि इनका जो था नेट रन रेट काफ़ी डाउन था, मतलब डाउन हो जाता, बहुत बेहद खराब हो जाता। अभी भी खराबी है, -1.2 के आसपास चला गया है। तो वो नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए भी वो लोग जितना हो सकता था प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर शुरू में अप्रोच बाबर का सही रहता तो हो सकता था कि ये टारगेट ये और क्लोज जा सकते थे उसके करीब तक। कुछ टोटल जो बात आ रही है वो बाबर आजम पर आ रही है मगर मुझे लगता है कि इसके 2-3 और कारण हो सकते हैं कि पहले फ़खर जमान जो एक तेज़ तर्रार बल्लेबाज माने जाते हैं, जो इनके सैम अयूब हैं, वो इंजर्ड हुए, उनकी जगह पर फ़खर जमान को अंदर लाया गया कि एक ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए बेहतर चीज़ें होंगी। मगर हमने देखा कि फ़खर जमान को चोट लग गई शाहीन अफरीदी की गेंद पर। वो पावर प्ले का आखिरी शायद ओवर था और उनकी गेंद पर वो दौड़ते हुए गए और पैर उनका मुड़ गया, उनको चोट लग गई। क्या लगता है फ़खर जमान का ओपनिंग नहीं करना और उसके बाद जब वो चौथे नंबर पर खेलने आए तो उनको क्या ज़बरदस्ती खिलाया गया पाकिस्तान के पास कि अगर फ़खर जमान यहीं से कुछ मैच को उठा करके ले जाएं? उनके आने के बावजूद हमने देखा कि उनके कमर में चोट लगी थी, वो बड़े हिट्स नहीं खेल पा रहे थे। उसके बावजूद सामने खड़े बाबर आजम जो है वो लगातार स्लो बल्लेबाजी करते चले जा रहे थे और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा।
रवि, ये बात सही है कि बाबर आजम को आप ब्लेम कर सकते हो, बट बाबर आजम को ब्लेम करने से पहले आप ये देखो मैच में ऐसा कौन सा फेज था जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आगे दिखा तुम्हें। सिर्फ एक बार टॉस जीता और शुरू के 6-7 ओवर में उसने 2 विकेट्स लिए। उन्होंने बहुत स्लोपी फील्डिंग करी, उनका एक बॉलर नहीं चला। उनके जितने प्रीमियम बॉलर्स थे, शाहीन अफरीदी को ले लो, हैरिस रऊफ को ले लो, सारे लोगों को बहुत पीटा है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने। अब बाबर आजम ओपनिंग करके आया, उनका गेम स्लो है, उनके साथ चाहिए। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड है कि उन्होंने 300 रन चेज नहीं किया है। हाँ, वो चेज करने हैं। और बाबर आजम के साथ अगर नॉन स्ट्राइक पे या स्ट्राइक पे फकर जमान होते तो उनका तेज खेलने का तरीका है, वो बहुत तेजी से रन बनाते हैं, तो बाबर आजम को टाइम मिल जाता है। बट यहाँ बाबर आजम का शॉट शकील है जिसका विकेट गिर गया, तो 2 विकेट्स गिरने के बाद फकर जमान को जबरदस्ती लग ही रहा था, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा था उनकी बैटिंग में। एक भी शॉट वो तरीके से खेल नहीं पा रहे थे, ड्राइव भी लगा रहे थे, तो लग रहा था कि वो पेन में है। तो बाबर आजम की स्लो बैटिंग और फकर जमान का इंजर्ड होना थोड़ा सा माइनर फैक्टर है, बट बॉलिंग भी कुछ अच्छी नहीं थी। 321 का टारगेट अगर आप फकर जमान को भी ले लेते तो भी इट्स अ वेरी बिग टारगेट इन ओडीआईज। नहीं, फखर जमान, मैं यही पूछना चाह रहा था कि फखर जमान का ओपनिंग ना करना, क्योंकि अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही वो कौन सी सीरीज थी, शायद वर्ल्ड कप की बात है, जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने थे, बारिश हो गई थी और उसके बाद तेजी से रन बनाए थे। हाँ, तो 300 से ज़्यादा रन बना लिए थे। उसके बाद जब फखर जमान खेलने आए तो लग रहा था कि एक वक्त पर मैच जिता ले जाएंगे। तब वहाँ पर बाबर आजम ने भी सामने खड़े होकर के और अच्छे खासे 50 उन्होंने भी मारे थे। मगर आज जब वही बात थी, और यही चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में जब पाकिस्तान जीती थी, तब फखर जमान ने सेंचुरी लगाई थी। यानी कि फखर जमान का फैक्टर जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अब क्या ये मान के चलें कि अगर फखर जमान इंजर्ड हो जा रहे हैं तो पाकिस्तान के पास कुछ बच ही नहीं रहा है? ये बिल्कुल फैक्टर है। अगर आप 300 का टारगेट चेस कर रहे हो, पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके पास ऐसा कौन सा प्लेयर है जो उस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, ये तेजी से और इतना बड़ा स्कोर बना सकता है? आप 100 देखोगे, सेंचुरीज देखोगे ना ओडीआई में, फकर जमान की डेडीज 100 है, उनका एक डबल सेंचुरी भी है। तो 300 के स्कोर के लिए फकर जमान का चलना और ओपनिंग पे चलना, शुरुआत से आपको मोमेंटम गेन करके चलना होता है, रन रेट मेंटेन करना होता है, वो बहुत जरूरी था। तो एक फैक्टर तो था ये आज के मैच में। अगर फकर जमान थोड़ा नीचे आए और उनकी बैटिंग भी नहीं चली, और बाबर आजम को सबको पता है कि स्लो खेलते हैं, तो फकर जमान की वजह से एक रीजन तो है आज के मैच की हार का। कुणाल, क्या कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता था? क्योंकि हमने अभी तक बाबर आजम को बहुत ज्यादा ओपनिंग करते नहीं देखा है, मगर अभी जब पहले से ट्राई सीरीज थी, हाँ, बाबर ओपनिंग इसलिए कर रहे हैं जी कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले साउथ अफ्रीका दौरे पे गई हुई थी पाकिस्तान की टीम। वहाँ पे सईम अयूब चोटिल हो गए थे, उनका एंकल मुड़ गया था फील्डिंग के दौरान। अभी जैसे फखर जमान चोटिल हुए, ठीक वैसे ही सईम अयूब चोटिल हुए थे। उनकी चोट ज़्यादा गंभीर थी, वो 6 महीने के लिए बाहर हो चुके। और फखर जमान पाकिस्तान के ओडीआई साइड में कहीं से नहीं थे इस टूर्नामेंट के बिल्डअप में। फखर पे कोई दाव लगा नहीं रहा था, वो टीम में थे भी नहीं। सईम अयूब के चोटिल होने पे उनको आना पड़ा फखर को। उसके बाद फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव हुआ और बाबर को टॉप पे भेजा गया। उसके पहले वो 1 डाउन आ रहे थे, तो फखर और बाबर की जोड़ी तो ठीक थी, लेकिन अब इनका काम खराब हुआ फिर फखर के चोट की वजह से। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन बिगड़ा कि फखर के जगह पे सईम अयूब आए, सऊद शकील है, हाँ। जो एक तरीके से प्योर टेस्ट बैटर है। वो हो सकता था कि मिडिल में वो भी आकर के फिर तो इनके जो टीम सिलेक्शन जो 15 का स्क्वाड है इनका, साउथ शकील को फिर चुनना ही इनके लिए ठीक नहीं था। नहीं, अगर उसको अब जैसे साउथ शकील जैसे बैटर्स हैं, ये आपको मतलब मिडिल में नंबर 3 पे, नंबर 4 पे ये गेम को चला सकते हैं। और शुरू में मैंने शुरू में ही कहा कि बाबर को अगर वो स्टार्ट अच्छा करते, अच्छे स्टार्ट दिलाते, अगर आप सीनियर प्लेयर हो क्रिकेट अपनी टीम के, तो अगर आपकी टीम का कोई चोटिल हो जाता है प्लेयर, तो वो आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि आप उसको गेम को चलाओ। हो सकता है कि फखर फुली फिट तो नहीं थे, वो बाद में आकर के 2-4 लप्पे लगा जाते, तो ये काम बन सकता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए यहाँ से फखर के चोट के अलावा और भी मुश्किलें हैं उनकी, कि उनकी डेथ बॉलिंग बहुत ख़राब जा रही है। आप जाके देखोगे, अभी 10 दिन पहले ही, हाँ, 8 फरवरी को मैच हुआ था न्यूजीलैंड से ही, वहाँ पे ये इनको लगभग आखिरी 5 से 6 ओवर में करीब इनको 70-80 रन पड़े थे। और उस मैच में ग्लेन फिलिप्स ने भी शतक लगाए थे। तो पाकिस्तान की परेशानियां हैं कि इनके पास
अब फिर से फखर का हो सकता है कि अभी रिजवान ने बताया कि उनके चोट का कुछ पता नहीं है कि वो कितना गंभीर है, क्या है। दूसरी बात ये कि उनको अपने डेथ बॉलिंग पे काम करना होगा, और तीसरा उनको ये हानि कर सकता है कि मान ले अभी तो विकेट्स फ्लैट्स हैं, अब वो दुबई जाएंगे और इंडिया से खेलने, अगला मैच उनका इंडिया से ही है, और 23 फरवरी को करो या मरो है उनके लिए। अगर अब ये हारे तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ही हैं, और उनके पास स्पिनर एक ही है, फ्रंट लाइन स्पिनर अबरार। हाँ। और दुबई में आप देख रहे हैं इंडिया के स्क्वाड में 5-5 स्पिनर हैं, तो यहाँ पे टीम सिलेक्शन पे भी सवाल उठ सकता है कि आपने एक स्पिनर क्यों रखा, जबकि आपका इंडिया में मैच, दुबई में मैच है इंडिया से, भले ही आप पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस पे खेल रहे हो। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान को परेशान कर नहीं। अगर कुछ आपके पास आएंगे कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात हो रही, जैसे आप भी बोल रहे थे कि जब पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी की और काफ़ी पिटाई हुई उनकी गेंदबाजों की, हमने देखा ट्राई सीरीज़ में हारिस रऊफ नहीं थे। वर्ल्ड कप में हम देख रहे थे, जब 2023 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ तब बड़ी चर्चा चल रही थी कि हारिस रऊफ आएंगे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर जाएंगे, मगर वहाँ पर भी उनकी जिस तरह से पिटाई हुई, वो अपने 10-10 ओवर में 70-70, 80-80 रन खाकर जा रहे थे, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने नहीं डाला। फिर ये अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज़ खेली गई, हारिस रऊफ उसमें भी नहीं थे, अचानक से उनकी एंट्री हो जाती है। अब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े गेंदबाज निकलते हैं और बहुत पेसर्स निकलते हैं, मगर अचानक से हारिस रऊफ को आप अंदर ले आते हैं, आपके पास कोई गेंदबाज ही नहीं बचता। एक हसनैन करके गेंदबाज हैं इनके, उसको कुछ मौके देते हैं, फिर कुछ बाहर ड्रॉप कर देते हैं, जो कि हारिस रऊफ को खिलाना है। अब क्या ये टीम की कोई राजनीति चल रही है, या फिर ज़बरदस्ती हारिस रऊफ को एक एडजस्ट किया जा रहा है टीम के अंदर कि नहीं आप खेलिए। और हम देख रहे हैं कि उनके पास पेस तो है, मगर वो पेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी। हम लगातार ये चीज़ देख रहे हैं, पेस को कंट्रोल नहीं कर। आज जिस तरह से वो आए, उन्होंने अपनी पहली गेंद फेंकी और पहली गेंद पर वो 6 खाए हैं। उनके बिल्कुल वो मिडल पिच पर बॉल फेंक रहे हैं और उनको घूम करके बल्लेबाज छक्का मार रहा है। तो फिर अगर आपकी गेंद में सिर्फ पेस लेकर के आप आ रहे हैं, कोई आपके पास लेंथ नहीं है, कोई आपको ये नहीं पता कि आपको टप्पा कहाँ गिराना है, किस लिहाज से आपको खिलाया जा रहा है? ये रवि, आप आज बात बोल रहे हो, ये बात सबको पता है, पाकिस्तान मीडिया को छोड़ के सबको पता है कि हारिस रऊफ ने आज तक ओडीआई क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी जगह बनती हो। वो हमेशा से बहुत मतलब इतना पिटाई होती है उनकी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में ले लो, इंडिया के अगेंस्ट रोहित शर्मा के वो 2-3 सिक्सेस देख लो आप, हमेशा से उनका एवरेज मतलब इकोनॉमी 8 या 9 के अराउंड ही रहता है वनडे में, बट फिर भी उनको खिलाया जाता है क्योंकि वो विकेट ले लेते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है पाकिस्तान मीडिया में कि वो विकेट टेकिंग बॉलर्स है, बट उनके पास पेस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान मीडिया ने उनको इतना हाइप किया हुआ है कि भाई हमारे पास शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उनके पास हसनैन है, नईम शाह है जिन्होंने आज थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, अबरार इतने अच्छे स्पिनर हैं, बट हारिस रऊफ को मैं अभी भी वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में नहीं देखता हूँ। पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे थे, वो 6-7 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। आपने देखा होगा कितने लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था, फिर उनका हेड कोच भी चेंज हुआ था, तो वो पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान की क्रिकेट का पार्ट है। अच्छा, ये पाकिस्तान की बॉलिंग तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती दिखाई दी, मगर बात न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की करें, हमें कॉनवे से बड़ी उम्मीद थी कि कॉनवे आएंगे और तेज़ तर्रार प्लेयर हैं और शुरुआत में वो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो अक्सर 100 से पार ही रहा है। वो आए, वो जल्दी आउट हो गए, और जो यंग हैं, जो विल यंग हैं, उन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी की और हमें उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे, विलियमसन चीज़ों को संभालेंगे, वो भी आउट हो गए। मगर जिस तरह से यंग ने खेला, और उसके बाद फिर आते हैं इनके टॉम लैथम कैप्टन, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, विकेट कीपर हैं। रवि, अब न्यूजीलैंड की टीम की आप बात करते हो ना, जैसी आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं तो उनमें अलग से शक्तियां आ जाती हैं, तो वो एज अ टीम खेलते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल पे जाती नहीं। कॉनवे नहीं चला तो क्या हुआ, देखा लैथम चला, विल यंग चला, विल यंग नहीं चलता तो कोई और चलता, बट एज अ टीम वो रन्स बनाते हैं। कॉनवे से उम्मीद थी क्योंकि वो उनके मेन बैट्समैन है, बट ठीक है, फर्स्ट मैच था सीरीज का, मतलब चैंपियनशिप का, तो इट्स ओके, बट 2 सेंचुरीज आई ना न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड इज अ टीम। चाहे बॉलिंग में ले लो, बॉलिंग देख लो आप, उनके 1-2 नए बॉलर्स थे, उनमें फिर भी अच्छी बॉलिंग करी। एज अ यूनिट दे आर अ वेरी गुड टीम इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। इंडिया के खिलाफ भी वी नीड टू बी वेरी कॉशियस, खेलना है मतलब न्यूजीलैंड से, तो हमें थोड़ा सा रहना पड़ेगा आईसीसी टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया हमेशा पता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा आगे रहता है हाल फिलहाल में, पिछले 5-6 सालों की बात करें कुणाल, जिस तरह से
बता रहे हैं कुछ कि भाई जो इनके बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, इनसे भारत को भी संभलना होगा, क्योंकि भारत को खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, अपने ही ग्रुप में है, ए ग्रुप में है। और जिस तरह से लैथम ने आज बल्लेबाजी दिखाई है आकर के नीचे, उनसे पहले हम लोग को उम्मीद थी कि विलियमसन आएंगे और वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। कॉनवे तो चलिए पहले मैच में नहीं चले, शायद भारत के खिलाफ चल जाएं, तो उनसे बहुत बच के रहना पड़ेगा। और सबसे मेन बात कि सारे मैच दुबई में होने, अगर यूएई में होने हैं, और जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड तो अपने साथ स्पिनर्स भी लेकर के चला आया है, और इतने सारे स्पिनर्स लेकर के चला है जितने सारे पाकिस्तान के बाद आज हमने नहीं देखे। और ये चीज़ भारत को बहुत ज़्यादा चैलेंज करेंगी चीज़ें। पहले थोड़ा बल्लेबाजी के बारे में अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो टॉम लैथम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, विल यंग ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, ओपनिंग बल्लेबाज जो चाहिए होता है, फिलिप्स ने अच्छी बल्लेबाजी की। जी देखें, इस न्यूजीलैंड की टीम में अभी जो ओपनिंग कर रहे थे विल यंग, हो सकता है कि वो इस मैच में मतलब खेलते ही नहीं अगर रचिन रविंद्र फिट हो। हाँ एग्जैक्टली। तो विल यंग को मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथों से लपका इसको, और ट्राई सीरीज में भी वो खेल रहे थे, लेकिन वो विल यंग की पारी मतलब उस तरह से जा नहीं पा रही थी, 20-15 पे आउट हो रहे थे। और ये वही विल यंग है जो अभी इंडिया में आए थे टेस्ट सीरीज में और इन्होंने कमाल की बैटिंग की थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। तो विल यंग का बल्ला चलना न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी क्रूशियल रहा, क्योंकि शुरू के ओवर्स थोड़ी मतलब बल्लेबाजी के लिए पिच थोड़ी मुश्किल थी शुरू के ओवर्स में। उन्होंने उस फेज को निकाला अच्छे से खेल करके, और कुछ मौके भी मिले उनको। उसके बाद टॉम लेथम पे आते हैं। लेथम काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है, न्यूजीलैंड टेस्ट में न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हैं, और उनकी पारी जो रही वो बेहद खास रही। आप देखें कि इसके पहले पाकिस्तान में ही ट्राई सीरीज में लैथम लगातार 2 बार 0 पे आउट हुए थे, और फाइनल से पहले एक बार शायद उनके बल्ले से 50 आया था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आते ही जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया कि न्यूजीलैंड की टीम एकजुट हो जाती है, कि वो 5 उंगलियां एक मिल करके मुट्ठी हो जाते हैं। हाँ, तो आप देखें ग्लेन फिलिप्स आपके फॉर्म में है, और टॉम लैथम भी आ चुके हैं। पता नहीं इंडिया के खिलाफ तक रचिन रविंद्र फिट हो पाते हैं नहीं, या हो सकता है कि अगले मैच में भी फिट हो जाएंगे रचिन रविंद्र। देखना होगा कि विल यंग खेलते हैं कि नहीं भारत के खिलाफ। लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम आपको दुबई में परेशान कर सकती है। उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। माइकल ब्रेसवेल ने भी आज 10 ओवर अच्छे निकाले। मिचेल सेंटनर तो ऑलरेडी इंडिया को पहले भी परेशान कर ही चुके हैं, और उनकी जो टीम है वो जैसे एकजुट होकर खेल रही है। और आप देखें दुबई में आई थिंक 2 मार्च को मैच है इंडिया का, तो उसके पहले इंडिया हो सकता है उसके पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचती है तो फिर वहाँ ये लोग परेशान बेहद तो करेंगे। नहीं, इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगी अगर पाकिस्तान ऐसे ही खेले तो क्योंकि पाकिस्तान ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की है, मतलब गेंदबाजी तो हम उनकी बहुत वक्त से देख रहे हैं कि भाई गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी एक बढ़ा चढ़ा करके नाम बताया जाता है। हारिस राउफ जैसे हमने बताया कि अचानक से एंट्री हो जाती है उनकी, और उसके बाद फिर उनके पास क्या हारिस राउफ की एंट्री ना पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट के लिए ये बूस्ट था, क्योंकि हम हारिस को लेकर के जो भी बात कर रहे हैं, उनको कुछ छक्के पड़ गए हैं इंडिया के खिलाफ, तो हमें लगता है कि वो ऑर्डिनरी बॉलर है। नहीं, उनके पास पेस है, वो आपको तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके पास पेस ही है, पेस ही है। नहीं है। अब वो हारिस राउफ और नसीम शाह दोनों अलग अलग तरीके के बॉलर हैं। नसीम को आपको सीम मूवमेंट अच्छा मिलता है, वो स्विंग भी करा सकते हैं। हारिस एक टप्पा पकड़ के आपको हिट द डेक बॉलर हैं, वो आपको डेथ ओवर्स में परेशान कर सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, इस मैच में नहीं चले, 10 ओवर में आई थिंक 80-85 के करीब हो गए। हाँ। तो आप हारिस को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि उनको मतलब कि ऐसे ही ढोया जा रहा है या टीम में। ये वो तो चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए थे ट्राई सीरीज नहीं, वो आपकी बात मैं मान रहा हूँ, मगर हारिस राउफ के लिए देखिए मैं बस ये कह सकता हूँ कि आपने बोला पेस है, एक बॉलर के पास पेस होना चाहिए ताकि बल्लेबाज को डर लगे, वो चीज़ अपनी जगह पर ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से नसीम शाह इनके गेंदबाज हैं, आप अगर उनकी गेंदबाजी को देखें तो उनके पास टप्पा भी है, उनके पास स्विंग भी है, उनके पास गति भी है। वो एवरेज अपना 130 से 135 के बीच की रखते हैं, मगर उसके साथ साथ उनको पता है कि हमें बॉल कैसे गिरानी है। वो बहुत हद तक बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, उसके माइंड से खेलते हैं। तो नसीम शाह तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान को, जिस तरह से हाइप किया जाता है कि भाई इनके पास बड़े गेंदबाज हैं। मगर जब हारिस राउफ की हम बात करते हैं तो उनके पास हमको गति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वो चाहे हमने लास्ट वर्ल्ड कप देखा हो, या फिर उसके बाद कोई T20 सीरीज देखी हो, या फिर हम अभी आ गए हो,
तो उनके पास गति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो हम उनको कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं उनको ढोया नहीं जा रहा है? मेरे हिसाब से तो भाई हारिस राव को ढोया जा रहा है। नहीं, उनके पास विकेट्स हैं जी, विकेट्स ये बात है कि उनका इकोनॉमी बहुत हाई है, बट उनके विकेट्स हैं। मतलब मैंने नहीं, मतलब स्टेट्स बताते हैं उनके, वनडे में वो विकेट्स लेते हैं, पिटते हैं बट विकेट्स लेते हैं। तो ये तो वाली बात हो गई ना कि अगर एक ओवर में 4 छक्के किसी ने मारे तो पांचवें छक्का ट्राई करने में वो आउट हो जाएगा। एज अ सिलेक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर कि मैं इकोनॉमी देख रहा हूँ या उनका विकेट्स वाला कॉलम देख रहा हूँ। जी, लेकिन चलिए फिर भी साउथ हारिस राउफ ने जो कुछ भी किया आगे, लेकिन अगला पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो भारत के साथ है 23 तारीख को, संडे को, रविवार को भारत के साथ है। और पाकिस्तान कैसा खेलेगी वहां पर इसकी तो गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कब क्या कर जाए कुछ उसका पता नहीं। क्योंकि हमने अभी लास्ट में देखा था उसने 300 के पार चेस कर लिया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ माफ कीजिएगा, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर फाइनल में हार गई तो। और 2017 का हम लोग जो भी जिन लोगों से बात करते हैं जो फैंस हैं भारतीय, वो इस तरह से देख रहे हैं कि 2017 का बदला लेना है दुबई में। तो क्या लगता है आपको दुबई में क्या होने वाला है अब? देखिए, दुबई में तो इंडिया मतलब फेवरेट्स के तौर पे उतरेगा ही, लेकिन दुबई में इंडिया से आप देखें कि पाकिस्तान के पास दुबई में खेलने का बहुत अनुभव है। काफ़ी समय तक उनका वो होम ग्राउंड रहा था, तो दुबई के विकेट को पाकिस्तान की टीम से बेहतर कोई भी नहीं जानता। ठीक है, भले ही हम वहाँ पे मैच खेल रहे हैं, दो चार दिन से हम लोग वहाँ पे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम दुबई के पिच को बेहतर जानती है, वहाँ के कंडीशंस को बेहतर जानती है। वो कब आएगा कब नहीं होगा, हो सकता है कि वो बेहतर वहाँ पे जज कर पाए मोहम्मद रिजवान। तो दुबई वाले मैच से हमें थोड़ी मतलब वो पाकिस्तान की टीम से, अब ये टीम जब हार चुकी है तो हो सकता है कि मतलब ये घायल शेर की तरह वार करे। ठीक है, क्योंकि इनके पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं, जितना होगा तभी वो टीम टूर्नामेंट में बने रहेंगे। और दूसरी बात ये कि जो ये लोग इंडिया को लास्ट आईसीसी इवेंट में हराए थे और वर्ल्ड कप में पहली बार जीते थे, तो वो दुबई में ही हुआ था कारनामा। ठीक है, तो दुबई में पाकिस्तान को मतलब उतना मतलब ये नहीं कर सकते इस हार के बाद। हो सकता है कि हम लोग 70-30 देख रहे थे, तो उसको अब 60-40 मान के चलिए कि ये टीम वापसी करने के लिए हो सकता है पूरी। तो चलिए हम आपकी बात मान ले रहे हैं कि अगर पाकिस्तान वापसी कर सकती है तो कुछ क्या पाकिस्तान अगर वापसी करेगी तो बाबर आजम को टीम से निकालना चाहिए क्या? क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, इतने बड़े वो कहते हैं कि बाबर इज अ किंग और पाकिस्तान के। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैच चल रहा था कराची में, सबको दिख रहा था कि बाबर आजम कितना धीमा खेल रहे हैं, मगर वो धीमा खेलने के बावजूद जब पाकिस्तान उन्होंने 50 रन बनाए तो ऑडियंस उनको चीयर कर रही थी, बहुत कायदे से चीयर कर रही थी। अब उनको इसलिए खिलाया जा रहा है, पीआर के लिए खिलाया जा रहा है, या फिर इसलिए खिलाया जा रहा है कि वो कुछ अच्छा करेंगे? देखिए, आज बाबर आजम के लिए क्राउड इसलिए भी चीयर कर रही होगी, या फिर वो ऐसी मतलब पारी वो इसलिए खेले कि आज ही सुबह मैच शुरू होने से पहले ना आईसीसी ने रैंकिंग जारी की थी। और बाबर आजम की जो रैंकिंग, वो जो नंबर 1 पे बने हुए थे, वो उनका ताज छीन गया था। अब शुभमन गिल नंबर 1 ओडीआई बैटर बन गए थे, तो बाबर के लिए मैच उतना मुझे नहीं लगता कि वो मायने रखता था। उनके लिए था कि कैसे भी करके आप 50, 60, 70 तक पहुंच जाए और फिर अगले बुधवार तक जब रैंकिंग जारी हो तब तक वो फिर से नंबर 1 बैटर बन जाए। लेकिन अगर ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो कैसे नंबर 1 बैटर बनेंगे? ये रवि आपको सरप्राइजिंग लग रहा है ना, बाबर आजम का बैटिंग स्टाइल ही यही है, वो ऐसे ही खेलते हैं। वो थोड़ा शुरुआत में वक्त लेते हैं, वनडे में तो खासकर लेते हैं, रिजवान भी ऐसे ही खेलते हैं। आज वो स्लो खेले, मेरे लिए कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं थी, एक्सपेक्टेड था ऐसे ही खेलेंगे। हार का ठीक है, आप बहुत पहले से फोड़ना चाहिए था। लेकिन ठीक है आप ऐसे खेलते हैं, लेकिन अगर आपको ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है शुरुआत करिए, अगर फिर भी आप ऐसा ये आवाजें तो पाकिस्तान में भी उठने लगी है ना। हम इंडियंस तो बोलते थे बॉब्सी द किंग, किस बात के किंग, जब आप तक आज ने कुछ अभी तक कुछ किया नहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखो आप, वो भी आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट के लिहाज से देखते हैं तो बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि रन बनाए, वो अच्छा खेलें, ताकि थोड़ा सा मुकाबला जब पाकिस्तान भारत के सामने आए तो अच्छा हो। मगर जब वो इस तरह से खेलेंगे, और हम लोग उम्मीद लगा के चल रहे हैं, जैसा कि कुणाल बोल रहे हैं कि हाँ वो घायल शेर की तरह वापसी करेंगे, 40-60 बोला भी इन्होंने, तो 40-60 मानने के लिए तो पाकिस्तानियों ने कुछ छोड़ा नहीं ना। देखो, एक मात्र बल्लेबाज इनका चला है खुशदिल, उसने अच्छा खेला है, और इससे पहले सलमान अली आगा ने थोड़ा बहुत अच्छा खेला, उन्होंने इंटेंट दिखाया, उन्होंने तेज तर्रार पारी खेली। उसके बाद खुशदिल शाह, ऐसा लग रहा था खुशदिल शाह थोड़ी देर पहले आते तो मैच निकाल के लेकर चले गए थे वो, मगर वो देर में आए। खैर उनकी तो बात अलग है। मगर अब एक आखिरी सवाल आपसे भी, क्या पाकिस्तान बाबर आजम की वजह से हारा है?
मैं पूरा ब्लेम तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो वहाँ बॉलिंग से ही शुरुआत हो गई थी। जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी, वो फील्डिंग इतनी खराब करी पाकिस्तान ने कि उन्होंने 20-30 रन एक्स्ट्रा दिए। मैं इनफेक्ट लास्ट के 10 ओवर्स की बात बोल रहा हूँ। लास्ट के 10 ओवर्स में उन्होंने 20 से 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। बॉलिंग भी खराब रही है। बाबर आजम भी एक फैक्टर है मैच की हार के, क्योंकि आप ऐसा शुरू के 10 ओवर में आप 20-25 रन कैसे बना सकते हो, नो मैटर आपके 3 विकेट्स गिर गए हो। आप एक प्रीमियम बैट्समैन हो, आप अपनी टीम के, आप इतना स्लो तो नहीं खेल सकते, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। कुणाल, कुछ आपसे भी यही सवाल कि जो कुछ है वो कह रहे हैं कि बॉलिंग से शुरुआत हो गई थी। मैं दरअसल बॉलिंग पे पाकिस्तान की इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गया है मामला। तो ओवररेटेड इसलिए हो गया, शाहिन शाह अफरीदी 2021 में या 22 में वो प्लेयर ऑफ द ईयर रहे थे। तो उस तरह का गेंदबाज अगर आ करके 67-68 रन, शायद 67 रन से ऊपर खाए हैं वो, 70 या कुछ 75 रन ऐसे ही खाए हैं वो 10 ओवर में। तो अगर वो ऐसे बॉलिंग करेंगे, विकेट भी एक भी नहीं लेंगे, तो फिर हम ओवररेटेड ही उनको मानेंगे। और फिर कैसे मानेंगे, आप 2 साल पहले प्लेयर ऑफ द ईयर थे और फिर हारिस राव को हम ऐसा पिटता देखते। तो इसलिए मैं बॉलिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और इसके बावजूद और चेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाबर आजम की वजह से हारे, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का कोई विश्वास नहीं है कब वो 350 चेस कर ले, कब वो 300 चेस कर ले, कब वो 50 रन के अंदर आउट हो जाए। बस इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि क्या वाकई बाबर आजम की गलती थी, बल्लेबाजी में वो चीज़ नहीं दे पाए पाकिस्तान को जो उन्हें देना चाहिए था, और इसी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसकी हार का कारण बना है। देखिए, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि अगर फ़खर जमान जैसा बैटर अगर आप चोटिल हो जाता है, और फ़खर और बाबर की जोड़ी, ये जो जोड़ी थी, अगर ये हो सकता है पारी की शुरुआत करती तो फ़खर तेज खेलते और बाबर टाइम ले सकते थे। लेकिन अगर फ़खर चोटिल हो गए तो फिर बाबर को ये जिम्मेदारी लेनी थी कि वो सीनियर प्लेयर हैं, इस बैटिंग यूनिट में सबसे सीनियर हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अगर वो मान लेते हैं कि वो बाबर का गेम उस तरह का नहीं है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सके, लेकिन रन बॉल तो खेल सकते हैं। बहुत दिनों से उन्होंने वनडे में 50 भी नहीं बनाया था। 50 में 50 बनाने के 50 लिए में 50 तो आप 50 में 50 तो बना ही सकते हो सकता है कि प्रेशर इतना नहीं आता, बाकी बैटर्स उस तरह से नहीं आउट होते। तो आपका बिल्कुल कहना सही है। मैं तो इस पे मतलब अड़ी हूँ कि बाबर की वजह से ही पाकिस्तान आ गया। और अभी जब ये टेस्ट खेल कर गए हैं तो बाबर आजम ने 3 लगातार हाफ सेंचुरी मारी है टेस्ट में, शायद उनको वही लग रहा हो। नहीं, कारण ये है कि आप टीम के सबसे सीनियर बैटर हो। मान लीजिए कि हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, कि कोई सीनियर बैटर चोटिल हो गया। अगर 2-3 साल पहले की हम बात करते हैं कि रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते थे। रोहित शर्मा शुरू में स्लो खेलते थे, शिखर थोड़ा तेज खेलते थे। अगर शिखर चोटिल हो जाते हैं तो रोहित को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अब मैं तेज खेलूं, उस रनगति को मैं बरकरार रखूं। अगर आपके पीछे यंग बैटर्स हैं या फिर जिनके पास इतना अनुभव नहीं है, अब जैसे ओपनिंग जो बैटर्स आ रहे थे, सऊद शकील वगैरह, इनके पास क्या अनुभव है, 15 से 20 मैच खेले ही हैं। तो फिर बाबर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थे ना इसकी, क्योंकि आप स्टैट्स के पीछे पड़े रहोगे, आप बन जाओ सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बैटर, क्या फर्क पड़ता है आपका? मतलब वो रन तो आपके काम आने चाहिए टीम के जीत के लिए ना। तो बाबर आजम चलिए ठीक है। और बाबर आजम ने थोड़ा धीमे पारी खेली। अब उनको भी पता था कि वो नंबर 1 थे, बहुत सालों से थे, और अचानक से दूसरे नंबर पर आ गए। शुभमन गिल पहले नंबर पर पहुंच गए, तो उन्होंने इतनी धीरे पारी खेली। हो सकता है कि उसकी वजह से पाकिस्तान को हार मिली, मगर कारण बहुत सारे थे। फ़खर जमान चोटिल हो गए, और फ़खर जमान जिस तरह से लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और बहुत तेज़ तर्रार खेलते हैं। अगर 350 का भी स्कोर होता है और अगर फ़खर जमान क्रिच पर होते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, फ़खर जमान यहाँ तक उन्हें पहुँचा सकते हैं। मगर फ़खर जमान के चोटिल होने के बाद जिस तरह से सऊद शकील ओपनिंग करने के लिए आए, और वो अपनी चूँकि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं मगर ओपनिंग करने के लिए आए, तो उन्होंने उसी तरह से खेला और पाकिस्तान को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, बहुत जल्दी आउट हो गए। फिर रिजवान भी आउट हो गए। रिजवान का जो कैच पकड़ा गया वो बेहद शानदार था। तो इस मैच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे जो पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके वही होस्ट कर रहे हैं और वही अपने देश में पहला मैच हार जाते हैं। मगर अब हम लोगों की निगाहें होंगी 23 तारीख को, चूँकि पाकिस्तान घायल शेर की तरह जाएगा जैसा कुणाल बता रहे हैं, और देखते हैं घायल शेर दुबई में क्या दिखा पाता है। 40-60 का मामला भी बताया है, तो 40-60 वाला मामला वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतर खेलेगी, जीते या ना जीते, लेकिन टक्कर बेहतर देगी। मैच अच्छा होगा, तो चाहे पाकिस्तान के फैंस हो या भारत के फैंस हो, दोनों को मैच देखने में तो ज़रूर मजा आएगा। अब हम कल भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर के आएंगे। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी, हम रोज़ आपके लिए शाम को चर्चा
करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे मैच के मोमेंट्स, अगला मैच कब होगा, उसमें क्या होने वाला है, पिच किस तरह की है, सारी चर्चाएं आपको मिलेंगी। अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।